नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर। कुल 27 शिफ्ट में पेपर लिया गया था 2023 में एमटीएस का, और बिल्कुल नया पेपर है मेरे भाई। पिछला बार ही 2023 में एग्ज़ाम इसका लिया गया, इसके बाद आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा। ऑफिशियल पेपर के साथ करते हैं, जैसा कि आपको पता है, जो भी हमारे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देखे होंगे। बिल्कुल ऑप्शन के साथ हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई, जिससे आपको वीडियो के दौरान बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। 1 सितंबर 2023 का थर्ड शिफ्ट का पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लोग कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर वहाँ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से मेरे भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि आपको यहाँ नोटिफिकेशन के रूप में यूट्यूब आपके मोबाइल पे भेज देता है कि वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यवादी का कर्तव्य है? तो सही उत्तर होगा कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। मेरे भाई, महान्यवादी के बारे में अगर डिस्कशन करें तो अनुच्छेद 76 में बताया गया कि भारत का एक महान्यवादी होगा, और महान्यवादी का काम क्या है कि कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। और महान्यवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये भी पॉइंट याद रखना है, पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा एक महाधिवक्ता भी होता है, महाधिवक्ता आ रहा है दिमाग में, महाधिवक्ता। देखो मेरे भाई, महाधिवक्ता के बारे में अगर चर्चा बढ़ाएं तो 165 नंबर अनुच्छेद में बताया गया कि भारत का राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। भारत का नहीं, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। कहाँ का? राज्य का। अच्छा, महाधिवक्ता का कार्य क्या है? जो महान्यवादी का कार्य है भारत सरकार को लेकर, वही कार्य महाधिवक्ता का है राज्य सरकार को लेकर। यानी कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता। याद रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कितना है? 165। और इसकी नियुक्ति कौन, यानी कि शपथ कौन दिलवाता है? तो मेरे भाई राज्यपाल। यानी जिस राज्य में इसकी शपथ दिलवानी है वहाँ के राज्यपाल के द्वारा इसकी शपथ दिलवाई जाती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। एक बात मेरा भाई ध्यान से सुनो, पेन और कॉपी लेकर बैठो। पेपर में जब भी मैं पेपर करवाता हूं तो मेरे भाई जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको फटाफट कॉपी पे नोट करो, और साथ में इतना सारा डिटेल्स बताता हूं उसको आप लोग नोट कर लो। इकट्ठा रहेगा, एग्जाम के समय रिवीजन फटाफट कर सकते हो, वरना फिर से मेरे चैनल को ढूंढना पड़ेगा एग्जाम के समय मेरे भाई, ठीक है, कि कहाँ से मैंने पढ़ा था, और फिर से आपको सारा वीडियो देखना पड़ जाएगा जिसमें समय आपका ज़्यादा लगेगा। तो पेन कॉपी लेकर बैठो, जो प्रश्न नहीं आता है, जो इसका मैं डिटेल्स बताता हूँ उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि हमारा सही उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। तो घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जो गला में हमारा एडम्स एप्पल के बारे में आप लोग जानते हैं, जो हमारे बाहर की तरफ निकला हुआ दिखता है, उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये थायराइड ग्रंथि मौजूद होती है मेरे भाई, और इसके आकार में अगर वृद्धि होती है तो उसको घेंघा रोग बोला जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। ये आपको याद भी है पहले से ही, ठीक है। अब आइए ऑप्शन के बारे में देखते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में अगर आपसे पेपर में पूछा जाए मेरे भाई, तो डायरेक्ट आपको बताना है यह गुर्दा के लिए बनाई गई ग्रंथि है मेरे भाई, और ये गुर्दा के कहाँ रहता है? ऊपर। ये गुर्दा क्या होता है? किडनी होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीनियल ग्रंथि, ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल पूछा जाएगा। पीनियल ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही छोटा भाग है मेरे भाई, ठीक है। पीनियल ग्रंथि जो है एक बहुत ही छोटी ग्रंथि हमारी मस्तिष्क के अंदर रहती है, और यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर से एक मेलाटोनिन निकलता है मेरे भाई। क्या निकलता है? मेलाटोनिन निकलता है। अब बताओ ये मेलाटोनिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नींद और जगना, इन दोनों को नियंत्रित कौन करता है? नींद और जगना दोनों को नियंत्रित कौन करता है? तो मेलाटोनिन करता है, इसलिए हमारे पेपर में यह सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो मेरे भाई पंडित बिरजू महाराज को कौन भूल सकता है?
ये कथक के एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कथक कहाँ का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। इन 4 ऑप्शन में अगर बात किया जाए तो पंडित शंभू महाराज जो हैं ये भी कथक से संबंधित हैं। अच्छन महाराज कथक, बिरजू महाराज कथक, लच्छू महाराज कथक, चारों का नाम कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। पेपर में, यहाँ से पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। कलाश्रम नाम से अपना स्वयं विद्यालय कौन खोला था, पंडित बिरजू महाराज, कथक नृत्य के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में एक त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है मेरे भाई। यानी जो दिवाली होता है उसके तुरंत बाद जो अमावस्या आता है और उसके अगले दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है मवेशियों के सम्मान में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई सोहराय त्यौहार जो है झारखंड में मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है मवेशी के लिए, तो सोहराय। एक और इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत चर्चा में है और एग्जाम में बार बार 2023 से लगातार अभी तक 2024 तक जितने एग्जाम हुए उनमें पूछा गया एक प्रश्न है, भगता पर्व। कौन सा पर्व, भगता पर्व। बहुत ट्रेंडिंग में है ये, याद रखिएगा, झारखंड से ही है भगता पर्व, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है, तो मेरे भाई 15 से 35 वर्ष इस योजना में शामिल है। जिसका भी 15 साल से लेकर 35 वर्ष तक उम्र है वह भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से संबंधित है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। ये करेंट अफेयर्स का है और इस बार पेपर में नहीं पूछा जाएगा 2024 में, यह प्रश्न ध्यान रखेंगे। अब देखिए 6 नंबर सवाल, 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने वर्ल्ड कप के बारे में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है, जो भारत अभी जीता और जो पहले हुए थे, और फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ था, बार बार पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। 2023 का IPL का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला गया, गुजरात में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, याद रखिएगा मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद स्टेडियम, याद रखना है, ठीक है। और इसी का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। चलिए अब डिटेल्स में बात करते हैं, 2023 के IPL की बात करते हैं, उसके बाद 2024 का भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। IPL 2023 में विजेता कौन रहा था, यानी विनर टीम कौन रही थी, तो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। और उप विजेता कौन था, रनर कौन था, तो मेरे भाई गुजरात टाइटंस था, याद रखिएगा, ठीक है, गुजरात टाइटंस। CSK के कप्तान अगर पूछे तो उस समय महेंद्र सिंह धोनी थे। वर्तमान में CSK के कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़ है, ध्यान रखिएगा, आप लोग भूल मत जाइएगा नहीं तो हो जाएगा गलती। और गुजरात टाइटंस के उस समय के कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या 2023 के कप्तान थे। फाइनल मैच कहाँ हुआ, अहमदाबाद में, बता दिए हैं। अब IPL में आपको मिलता है एक पर्पल कैप मिलता है और एक ऑरेंज कैप मिलता है। पर्पल कैप उसको दिया जाता है जो पूरे IPL में, 1 साल के IPL जो होता है 2 महीना चलता है लगातार सीजन, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया, तो मेरे भाई मोहम्मद शमी को दिया गया यह अवार्ड पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किसको मिला था, शुभमन गिल का। और इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं, शमी और शुभमन गिल। ये था हमारा 2023 का। अब आइए 2024 का जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ IPL, याद रखिएगा 2024 का अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। विनर टीम कौन रही 2024 में, तो KKR कलकत्ता नाइट राइडर्स। कप्तान कौन है, तो श्रेयस अय्यर है, याद रखिएगा, श्रेयस अय्यर कप्तान थे। उप विजेता कौन रहा टीम, तो SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद उप विजेता रही। फाइनल मैच कहाँ खेला गया, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। तो फाइनल मैच MA चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में है मेरे भाई, वहाँ खेला गया था, MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। पर्पल कैप इसमें भी दिया गया और ऑरेंज कैप इसमें भी दिया गया। पर्पल कैप किसको मिला, तो हर्षल पटेल को मिला पर्पल कैप, जो कि पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं। ऑरेंज कैप किसको मिला, तो विराट कोहली को, यानी भिक्के किंग कोहली जिसको आप लोग बोलते हैं।
और आरसीबी की तरफ से ये खेलते हैं, याद रखिएगा। तो इतना फैक्ट आपको पेपर में ध्यान रख के जाना है मेरे भाई, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती? अब बताओ भाई, गर्मी के मौसम में तो हमारे यहाँ लू चलती है यूपी बिहार में मेरे भाई, लेकिन गोवा जो है, गोवा में गर्मी के दिन में भी लू नहीं चलता है, याद रखिएगा, और इसलिए पेपर में सवाल पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। लू क्या होता है मेरे भाई? ये गर्म शुष्क हवा होता है जो तापमान को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, यानी लू चलता है तापमान बढ़ जाता है। लू का समय क्या है मेरे भाई, किस महीना में बहता है? तो मई और जून में, जैसा कि हम लोग महसूस भी करते हैं, हम लोग देखते हैं और गर्मी को फील भी करते हैं। राज्य यानी कहाँ कहाँ लू चलता है मेरे भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखो, पूछा जा सकता है। तो पंजाब में चलता है, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, हरियाणा में चलता है, राजस्थान में, बिहार में आइए, और उत्तर प्रदेश में भी लू चलती है मेरे भाई। अब थोड़ा सा मुख्यमंत्री के तरफ चला जाए, बहुत डिटेल्स बताने वाला हूँ। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। राजस्थान के अगर पूछा जाए तो भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी हो जाएंगे हरियाणा के। और गोवा के थोड़ा आप लोग प्यारा से कमेंट करके बताइए कि गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बजट घाटा क्या है? तो मेरे भाई, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता को ही बजट घाटा बोला जाता है, ठीक है। जब सरकार राजस्व से प्राप्त राशि से अधिक धन खर्च कर देती है तो उसे बजट घाटा बोलते हैं मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। यानी कि जब भी सरकार जो राजस्व से प्राप्त हमें देश के लिए राशि होती है उससे अगर अधिक धन खर्चा करोगे तो उसको बजट घाटा के नाम में रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? ग्रैमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई और बार बार पेपर में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर विश्व मोहन भट्ट हो जाएंगे। विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे, ये अगर पूछ दे सवाल तो बताइएगा, वीणा वादक है मेरे भाई, वीणा वादक है। रविशंकर, बार बार मैं बताऊंगा, मेरा बताने का काम है और इसलिए आप लोग को याद हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाया करते हैं और जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। ये सारे फैक्ट आपको एकदम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई कथकली। और कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ है? उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करता है तो किया गया कार्य कितना होगा? यानी कि मेरे भाई क्या आपसे पूछा, कार्य पूछा, और ये आपका न्यूमेरिकल का सवाल है। तो ध्यान से देखेंगे, हम इसको भी सॉल्व करा देते हैं, क्यों इसको छोड़ा जाए, सबको देखा जाए। कार्य का सूत्र होता है बल गुना दूरी, ठीक है। बल कितना है? तो 7 न्यूटन लगाया गया है। और कितना दूरी तय किया? तो 5 मीटर का दूरी तय किया। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकल
की सीमा कितना है भारत से? तो बताओ 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश और भारत की सीमा है। चीन की सीमा का नाम क्या है जो भारत से खींचा गया है? तो मैकमोहन। याद है ना ये सब? चलो रिवीजन करा देते हैं, अगर याद भी है तो एक बार सुन लो। और इसकी लंबाई तो आप लोग को याद रखना है 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के जो मैकमोहन रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, और रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर, ठीक है। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से है। और अफगानिस्तान से अगर सीमा की लंबाई पूछे तो डायरेक्ट बताना 106 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 106 किलोमीटर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन है? तो भगत सिंह हो जाएंगे। आप लोग को याद होगा कब किए थे? तो 1926 में किए थे, ठीक है। 1926 में किए थे। नौजवान सभा का संस्थापक किसको बोला जाता है? भगत सिंह को। बढ़ते अगले प्रश्न पे। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो कमला दास। याद रखना भाई, माई स्टोरी जो है कमला दास के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अपने बारे में लिखी है कमला दास माई स्टोरी बुक में, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मेरे भाई मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा अगर एग्जाम को क्रैक करना है। चलो ध्यान से सुनो। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद पूछ दे गलती से तो 51 का ए बता के 1 नंबर ले लेना, ठीक है। अगर किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था ये पूछ दे, यहाँ भी आपको 1 नंबर मिलेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य अगर ये भी पूछ दे बता देना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फिर से 1 नंबर मिल जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर बता देते हैं। कर का भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्र का सम्मान करना ही चाहिए मेरे भाई, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सद्भाव को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसको भीतरी मंदिर भी, और मैंने याद है पहला शिफ्ट जो था ना 1 सितंबर वाला पहला वीडियो, उसमें शायद पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न ये था, भीतरी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मेरे भाई। देख लो रिपीट होता है, ध्यान रखना, पेपर रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है मेरे भाई। तो उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर होगा। यूपी में भीतरी मंदिर स्थित है। फिर से इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। किस देवता के लिए समर्पित मंदिर है मेरे भाई? तो शिव भगवान के लिए। किसके लिए? शिव भगवान के लिए मंदिर बनाया गया है। और किसने बनाया? तो गुप्त सम्राट, गुप्त काल में बनाया गया था। और गुप्त सम्राट किसके द्वारा? स्कंद गुप्त के द्वारा। अब जल्दी से बता दो कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? पिछला वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला प्रश्न है कि सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई गुजरात की हो जाएगा। गुजरात के सिद्धियों की जो सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और इनकी सिद्धि धमाल नृत्य जो है एक उत्कृष्ट कला है। डायरेक्ट पूछा जाएगा सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो गुजरात राज्य से जुड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ भी सीएम बता दें, चलो बता देते हैं, तुम लोग भी कुछ बताया करो मेरे भाई, ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है? तो बताओ। भूपेंद्र भाई पटेल। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश याद है मोहन लाल यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, इस बार आप लोग को बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? बताओ। मानसून जब आता है तो चारों तरफ वर्षा होती है जहाँ जहाँ मानसून आती है, लेकिन यहाँ मानसून के समय में बहुत कम वर्षा होती है, वह हमारा लेह है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीता है? ये जीत लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे भाई, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में सबसे अधिक पदक जीता है? अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया? चलो मुस्लिम लीग के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनो। इसकी स्थापना 1906 में किया गया और स्वतंत्र राज्य की मांग कब किया गया? तो 1940 में किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? लाहौर प्रस्ताव। क्या रखा गया? लाहौर प्रस्ताव। ये नाम भी ध्यान में रखना है मेरे भाई। आ जाता है लाहौर प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 में मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कुल्ली लिखा गया मुल्कराज आनंद के द्वारा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये राइटर हैं, इनके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया। द स्वॉर्ड एंड द सिक्कल मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया। हमारा सही उत्तर होगा द गाइड। द गाइड जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा ना लिखा गया है मेरे भाई। किसके द्वारा लिखा गया? आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनका नाम। तो बताओ, आर के नारायण। किसके द्वारा लिखा गया? आर के नारायण के द्वारा लिखा गया द गाइड। बढ़ते अगले प्रश्न पे। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वो कौन सा खेल खेलते हैं मेरे भाई? तो क्रिकेट। बहुत बढ़िया से डिस्कशन किए थे, ठीक है। शुभमन गिल 2023 के ऑरेंज कैप आईपीएल के विजेता भी रहे मेरे भाई। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 2023 के आईपीएल में। ध्यान रखना, क्रिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक काम करें, छोड़ो हटाओ, अगला प्रश्न ही बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? तो सितार वादक, अभी पिछला क्वेश्चन में मैंने डिस्कशन कर रखा था, सितार वादक पंडित रविशंकर। चलो फिर से मैं डिटेल्स में बताता हूँ। उस्ताद सफ़ात अहमद खान का संबंध किससे है? तो तबला से है। उस्ताद सफ़ात अहमद खान का तबला से संबंध है। राज रत्नम पिल्लई जो है, ये नादस्वरम मेरे भाई, नादस्वरम का नाम सुने हो? नहीं भी सुनो हो तो याद रखना, नादस्वरम से संबंधित है राज रत्नम पिल्लई। पंडित रविशंकर सितार, अली अहमद हुसैन शहनाई, शहनाई बजाते थे। अली अहमद हुसैन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है। और कमेंट में अपना उत्तर जरूर करो। बहुत कम बच्चे कमेंट में जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तैयारी अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई। बढ़िया से तैयारी करो और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर चिपकाया करो। सवाल पूछा गया कि वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में आया था। वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा मेरे भाई 1, 3 और 4, यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हालांकि 2022 का है तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी रखना कौन सी खराब बात है। CITES सरकार के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। यानी ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं उनके लिए है। कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को नियमित करना होगा। यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये कुल 25 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। और कहीं ऐसा कराया जाता है कमेंट बॉक्स में तो उस चैनल का नाम भी बता दो, हम भी जाकर वहाँ से देख लिया करेंगे, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।